आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशांकों की चर्चा करेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं विकास के निर्देशांक। विकास को मापने वाले निर्देशांक 4 बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला निर्देशांक है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, दूसरा वाला निर्देशांक है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, तीसरा निर्देशांक जो है वो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक और चौथा निर्देशांक जो है वो है HDI यानी कि मानव विकास अंक। दोस्तों, इनमें से सबसे पहला वाला निर्देशांक जो है वो है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, लेकिन इसे देखने से पहले हम देखेंगे कि ये विकास के निर्देशांक है क्या। तो जैसे कि दोस्तों, विकास की परिभाषा यदि हम देखें तो विकास अर्थात आर्थिक वृद्धि और लोगों के जीवन स्तर में होने वाला सुधार अर्थात आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की माइकल डोडेरो ने एक परिभाषा दी है जो कहते हैं कि आर्थिक विकास एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया कि जिसमें उत्पादन में बदलाव आता है, जिसमें समाज में सामाजिक ढांचे में बदलाव आता है, देश का आर्थिक ढांचा बदलता है, अर्थतंत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान घटते हुए उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में और रोजगार में बढ़ता जाता है, तकनीक में सुधार होता है, देश में समस्याएं जो है पाई जाती है, जो प्रमुख समस्याएं हैं गरीबी, बेरोजगारी, आय की असमानताएं, महंगाई जैसी समस्याएं घटती है। ये सभी बदलाव आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान आते हैं। तो दोस्तों, विकास के निर्देशांक अर्थात यदि किसी देश का विकास हुआ है तो कितना, यदि विकास हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, विकास को मापने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए विकास के तत्वों को शामिल करते हुए जो घटक प्रस्तुत होते हैं उन्हें ही हम निर्देशांक के नाम से जानते हैं। सिंपल शब्दों में कहे तो इसे अगर परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी देश का विकास हुआ है तो कितना हुआ, कैसे हुआ, विकास की दर बढ़ रही है या घटती दर से बढ़ता जा रहा है या घटती दर से घटता जा रहा है, ये सभी बातें जानने के लिए विकास को मापने वाले कुछ तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन तत्वों के समूह को ही कहा जाता है विकास के निर्देशांक। और ऐसे ही निर्देशांक 4 बताए गए, जिसमें सबसे पहला निर्देशांक जो है वो है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, अर्थात राष्ट्रीय आय के आधार पर हम देश के विकास को माप सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है विकास को मापने की, तो विकास को या तो बढ़ रहा है, या तो घट रहा है, या तो स्थिर है। ऐसे 3 तरीके से हम माप सकते हैं। यदि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो देश का विकास भी बढ़ेगा, यदि देश की राष्ट्रीय आय घट रही है तो देश का विकास भी घटेगा। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय के आधार पर हम देश के आर्थिक विकास को माप सकते हैं। वही दूसरा निर्देशांक जो है वो है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। जिस तरह से राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर के द्वारा देश के विकास को मापा जाता है, उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के द्वारा भी देश के विकास को मापा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा निर्देशांक जो है वो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक, जो 1979 में डॉक्टर मॉरिस डेविस नामक अर्थशास्त्री ने इसे प्रस्तुत किया, जिसके 3 घटक उन्होंने बताए। उसके अलावा चौथा निर्देशांक जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो 1990 में UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा दिया गया। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं पहले वाले निर्देशांक के ऊपर। पहला वाला विकास का निर्देशांक जो है वो है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर। दोस्तों, राष्ट्रीय आय को 2 भाव पर यानी कि कीमत पर मापा जाता है। एक है स्थिर भाव पर और दूसरा है चालू भाव पर। चालू भाव पर मापी गई राष्ट्रीय आय जो देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय नहीं होती, वो मौद्रिक आय कहलाती है। किंतु दोस्तों, यदि स्थिर भाव पर राष्ट्रीय आय को मापते हैं तो स्थिर भाव पर मापी गई राष्ट्रीय आय को हम वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, रियल नेशनल इनकम। और ये रियल नेशनल इनकम के आधार पर ही हम देश के विकास को भी माप सकते हैं। मापने का तरीका एकदम सरल है। यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय ऊंची हो तो देश का विकास का दर भी ऊंचा होगा। यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय की दर नीची हो तो देश का विकास का दर भी नीचा होगा। और यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर हो चुकी हो तो देश का विकास भी स्थिर होगा। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि देश की राष्ट्रीय आय हम ज्ञात कैसे करें। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए हमें लेना पड़ता है देश का सकल घरेलू उत्पादन यानी कि GDP। इस GDP का गुना हम करेंगे मार्केट प्राइस के साथ। लेकिन कौन सी मार्केट प्राइस? तो वो मार्केट प्राइस स्थिर होगी। स्थिर कीमत पर देश के GDP को यानी कि कुल उत्पादन को मापने पर हमें वास्तविक राष्ट्रीय आय मिलती है।
और वास्तविक राष्ट्रीय आय के आधार पर हम देश के विकास को माप सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि यदि देश का आर्थिक विकास का दर ऊंचा है, इसका मतलब देश के राष्ट्रीय आय का दर ऊंचा है। देश की राष्ट्रीय आय की दर यदि नीची है, इसका अर्थ होता है कि देश का विकास का दर भी नीचा है। और यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर हो चुकी है, स्थगित हो चुकी है, तो उस देश का विकास भी स्थगित हुआ है, स्थिर हुआ है, ऐसा माना जाएगा। किंतु दोस्तों, वास्तविक राष्ट्रीय आय से देश की विकास की दर मापने में कुछ समस्या आती है, और वो समस्याएं इस पहले वाले निर्देशांक की यानी कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की मर्यादा बनती है। सबसे पहली मर्यादा है राष्ट्रीय आय की गणना करने की समस्या। दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना कई अलग अलग तरीकों से होती है, किंतु गणना करते समय समस्या ये आती है कि सबसे पहला, कभी कभार जीडीपी में जिन वस्तुओं को हम शामिल करते हैं उनकी गणना 2 या 2 से अधिक बार हो जाती है, यानी कि दोहरी गणना होती है। देश के कुछ लोग निरक्षर है जो जिन्हें आय का पता नहीं चलता कि उनकी वास्तविक आय कितनी है। इसके अलावा कुछ लोग कर चोरी करते हैं। ऐसे कुछ कारणों से, जैसे उदाहरण के लिए कुछ ऐसे भी कारण हैं जैसे घिसाई, उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तुओं में या वस्तुओं की कीमत में होने वाली कमी को हम घिसाई कहते हैं, तो घिसाई जानने की भी समस्या आती है। ऐसे कुछ कारण से देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय सही ज्ञात नहीं हो पाती। और अब सोचकर देखिए कि यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय ही यदि सही ज्ञात नहीं हुई तो फिर उसके आधार पर हम उस देश का विकास मापेंगे कैसे। तो ये पहली कमी है राष्ट्रीय आय की गणना करने में समस्या। दूसरा पॉइंट है दोस्तों जनसंख्या। कहा जाता है कि यदि जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो और राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अधिक हो तो उस देश का विकास भी अधिक होगा। किंतु देश की जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक हो और राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कम होती है तो देश का विकास नहीं होगा। अब इस उदाहरण को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय की दर बढ़ रही है किंतु उससे ज्यादा देश में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बढ़ रही है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय की दर भी बढ़ रही है, मतलब निर्देशांक तो ये बताता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ा तो देश का विकास भी होगा। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है लेकिन उससे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर भी हो रही है। इसका मतलब देश की आय से ज्यादा यदि देश की जनसंख्या बढ़े तो फिर राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद भी देश का विकास नहीं होगा। ये इस निर्देशांक की दूसरी कमी है। और तीसरी कमी है दोस्तों गणना करने की समस्या। राष्ट्रीय आय की गणना 3 पद्धतियों के आधार पर होती है। सबसे पहली आउटपुट मेथड यानी कि कुल उत्पादन की पद्धति, दूसरी जो है वो है कुल आय की पद्धति, और तीसरी जो है वो है कुल खर्च की पद्धति। ये तीनों पद्धतियों से राष्ट्रीय आय को जब मापा जाता है तो तीनों का उत्तर अलग अलग मिलेगा। और इसलिए दोस्तों कुछ लोग राष्ट्रीय आय को खर्च की पद्धति पे मापते हैं, तो अर्थतंत्र में कुछ लोग राष्ट्रीय आय को आय की पद्धति से मापते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में उत्पादन के आधार पर यानी कि उत्पादन पद्धति से राष्ट्रीय आय का माप निकाला जाता है। तो अलग अलग पद्धतियों से यदि हम राष्ट्रीय आय का माप निकालते हैं तो राष्ट्रीय आय अलग अलग मिलेगी, और अलग अलग राष्ट्रीय आय मिलती है इसका मतलब सही राष्ट्रीय आय नहीं मिलेगी तो देश के आर्थिक विकास को नहीं माप पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों इस निर्देशांक की यानी कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की निर्देशांक की कमियों के कारण हमें दूसरा निर्देशांक पर चलना है, दूसरा निर्देशांक के आधार पर आर्थिक विकास को मापने का प्रयास करना है। तो दोस्तों दूसरा निर्देशांक जो है वो है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। अब प्रति व्यक्ति आय यानी कि क्या? तो प्रति व्यक्ति आय अर्थात देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको सूत्र भी लिखकर बता रहा हूँ, PCI is equal to NI बटा PP। PCI का मतलब है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, इज इक्वल टू NI का मतलब है नेशनल इनकम अपॉन TP का मतलब है टोटल पॉपुलेशन, यानी कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से यदि भाग दे दिया जाए तो जो भागफल प्राप्त होगा वो देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। बस दोस्तों एकदम सरल है ये भी निर्देशांक। जैसा हमने राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में याद रखा था कि राष्ट्रीय आय की दर ऊंची तो देश का विकास का दर भी ऊंचा, यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय की दर नीची तो देश का विकास का दर भी नीचा, और यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर हो चुकी है तो देश का विकास भी स्थिर हो चुका है। इस तरह से राष्ट्रीय आय के साथ विकास का सीधा संबंध था, उसी तरह से प्रति व्यक्ति आय के साथ भी विकास का सीधा संबंध है।
यदि देश की प्रति व्यक्ति आय, और वो भी कौन सी प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो तो देश का विकास भी बढ़ रहा है। यदि देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय घट रही है तो देश का विकास भी घट रहा है। और यदि देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर हो चुकी हो तो देश का विकास भी स्थिर माना जाएगा। तो दोस्तों ये निर्देशांक आपको समझ में आया होगा। बस एकदम सरल है, दोनों के दोनों। यहाँ पे लेना है राष्ट्रीय आय और विकास, इनका सीधा संबंध, और यहाँ पर लेना है प्रति व्यक्ति आय और विकास, इनका सीधा संबंध। बढ़ा देना है तो विकास भी बढ़ेगा, अगर घटाते हो तो विकास भी घटेगा, और यदि स्थिर बना देते हो तो देश का विकास भी स्थिर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जिस तरह से राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की कुछ कमियां थी, उसी तरह से प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर इस निर्देशांक की भी कुछ कमियां हैं, जिसमें सबसे पहले इसकी कमी का मतलब मर्यादा, हानि, दोष, ऐसे अलग अलग शब्दों से हम इसे बोल सकते हैं। पहला पॉइंट है अनुमान। दोस्तों देश की प्रति व्यक्ति आय ये मात्र और मात्र अनुमानित आय होती है। आपको लगता है कि देश की प्रति व्यक्ति आय देश के सभी लोगों की आय है, तो जवाब है नहीं। माना कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 6000 अमेरिकन डॉलर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे देश में रहे हुए प्रत्येक व्यक्ति की इनकम 6000 डॉलर है। ये मैं समझाने के लिए आपको एक काल्पनिक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, इनकम तो है ही नहीं। लेकिन आप अगर इस सूत्र को देखोगे तो समझ गए होंगे कि कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी कि देश की सभी इनकम को जोड़ देना है, बटे में कुल जनसंख्या रखना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कुछ तो आएगा, और वो जो आया वो है देश की प्रति व्यक्ति आय। तो वो एक अनुमानित आंकड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल जनसंख्या से जो भाग लगाया जाता है वो जनसंख्या प्रतिवर्ष नहीं निकलती। हम राष्ट्रीय आय तो प्रतिवर्ष निकालते हैं, राष्ट्रीय आय का माप प्रतिवर्ष मापा जाता है, लेकिन देश की जनसंख्या, इतने बड़े विशाल देश में प्रत्येक वर्ष देश की जनसंख्या को मापना बड़ा ही मुश्किल है। जनसंख्या प्रति 10 वर्ष में मात्र एक ही बार गिनी जाती है, जैसे 2001 में गिनी गई थी, 2011 में गिनी गई थी, और 2021 में भी गिनी जाएगी। अभी चल ही रहा है उसका प्रोसेस 2031 में। तो हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय 2001 में बराबर आएगी, 2011 में बराबर आएगी, अब 2021 में बराबर आएगी। लेकिन बाकी के वर्षों का क्या? विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसलिए प्रत्येक वर्ष विकास को मापना है। तो फिर आखिर प्रति व्यक्ति आय के द्वारा मापेंगे कैसे? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय तो अनुमान है। तो ये पहली कमी। दूसरी कमी है दोस्तों मापने की समस्या। जिस तरह से राष्ट्रीय आय को मापने में प्रॉब्लम्स आई थी, उसी तरह से प्रति व्यक्ति आय को मापने में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निकालना हो तो सबसे पहले हमें दो बातों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो देश की राष्ट्रीय आय सही होनी चाहिए, और दूसरा कुल जनसंख्या का आंकड़ा सही होना चाहिए। अब जब यहाँ पर इस निर्देशांक में हमने सीखा ही था कि देश की इसकी मर्यादाओं में कि देश की राष्ट्रीय आय मापने में ही प्रॉब्लम्स है, निरक्षरता के कारण, घिसाई के कारण, कर चोरी के कारण, दोहरी गणना के कारण। तो फिर वही कमी यहाँ पर भी दिखाई देगी। प्रति व्यक्ति आय को जब मापेंगे तो ऊपर जो राष्ट्रीय आय रखा हुआ है, जब यही सही नहीं होगा तो देश की प्रति व्यक्ति आय भी सही नहीं मिलेगी, और देश की प्रति व्यक्ति आय यदि सही नहीं मिली तो देश का विकास भी सही हो रहा है या नहीं, ये नहीं माप पाएंगे। ये दूसरी कमी। तीसरी कमी है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय एक औसत माप ही है, क्योंकि कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग लगाया गया। कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग लगाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय तो मिलेगी, लेकिन वो प्रति व्यक्ति आय एक अनुमान होता है, एक औसत आय है, और औसत आय के आधार पर अर्थतंत्र में कोई भी निर्णय योग्य प्रकार से लिए नहीं जा सकते। तो ये तीसरी कमी है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर इस निर्देशांक की। चौथी कमी है दोस्तों तुलना करने में समस्या। कभी भी अर्थतंत्र में प्रति व्यक्ति आय की तुलना किसी दूसरे देश के प्रति व्यक्ति आय की तुलना के साथ करनी हो, या फिर देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना दूसरे देशों के प्रति व्यक्ति आय के साथ करनी हो, तो हमें उस देश की विनिमय दर को ज्ञात करना पड़ता है। अब प्रश्न निर्माण एक हुआ कि विनिमय दर यानी कि क्या? तो विनिमय दर अर्थात ऐसी दर कि जिस दर पर हमारे देश की मुद्रा को हम विदेशी मुद्रा में रूपांतरित करते हैं। अब हमारे देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में रूपांतरित करने के लिए हमें विनिमय दर ज्ञात करनी पड़ेगी। अलग अलग देशों की अलग अलग विनिमय दर होती है, और इतनी सारी विनिमय दर में हम हमारे देश के रुपीस को यानी कि करेंसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम अपने देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना विश्व के अलग अलग देशों के साथ भी नहीं कर पाएंगे, और तुलना करने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो फिर पता कैसे चलेगा कि हमारा देश दूसरे देशों की तुलना में आगे चल रहा है या फिर पीछे चल रहा है? तो ये भी एक प्रॉब्लम्स आएगी।
और इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो देश में अपनी रियल इनकम को छुपाते हैं, अपनी सही वास्तविक आय कितनी है ये सरकार को जानकारी नहीं देते। हालांकि सरकार बार बार पब्लिक को बताती है कि आप जितना भी अर्निंग करते हो यानी कि कमाते हो उसकी सत्य जानकारी सरकार को दीजिए, लेकिन कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए, कर चोरी करने के लिए अपनी सही आय सरकार को नहीं बताते। और सही आय यदि सरकार को पता नहीं चली तो देश की राष्ट्रीय आय सरकार बराबर नहीं माप पाएगा, और राष्ट्रीय आय ही अगर बराबर नहीं मापा गया तो प्रति व्यक्ति आय का माप भी बराबर नहीं निकलेगा, और प्रति व्यक्ति आय का माप यदि बराबर नहीं आता है तो देश का विकास सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये दो निर्देशांक की चर्चा आज के क्लास में हमने की।